दर्शकों नमस्कार। आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी की जो फसलें हैं वो वर्ष भर उगाई जाती है, जिनमें सेब का उत्पादन प्रमुख है। सेब के उत्पादन से जहां हमारे प्रदेश के किसानों का आर्थिक बल बढ़ा है, आर्थिकी सुदृढ़ हुई है, उसी के साथ साथ उनकी बागवानी की तरफ रुचि भी बढ़ी है। आजकल हमारे जो बागवान है वो जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, सेब की बागवानी के क्षेत्र में उनकी जो समस्याएं उनके समक्ष है और जिससे वो दो चार हो रहे हैं वो किसी से छुपी नहीं है। बरसात का मौसम है, वर्षा बहुत हो रही है, जिससे तरह तरह के जो रोग हैं वो हमारे सेब के बागीचों में देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में हम सेब में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम के विषय पर ही चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं निदेशालय बागवानी नवबहार शिमला के विषयवाद विशेषज्ञ डॉक्टर समीर सिंह राणा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद सुरेश जी। मैं आपके इस मंच के माध्यम से सभी बागवान जो आपके दर्शक हैं उन सबको नमस्कार करता हूं और आभारी हूं दूरदर्शन केंद्र का कि आज उन्होंने मुझे अपने विचार इन समस्याओं पर रखने का मौका दिया। जी डॉक्टर साहब, जैसा हम देखते हैं कि सेब में वैसे तो काफ़ी समय से कोई ना कोई रोग लगा है और जिस पर हमारे प्रदेश के जो अनुसंधानशील वैज्ञानिक हैं उनके परामर्श से, उनके शोध से और उनके सुझाव से बागवान उन समस्याओं का समाधान करने में भी सफल हुए हैं। लेकिन जैसा हम आजकल देखते हैं कि जो ये नए तरह के रोग सेब के बागीचों में देखने को मिले हैं, जिसमें अल्टरनेरिया है और एक ख़ास किस्म की जो रोग असमय पतझड़ है, उससे हमारे बागवान काफ़ी चिंतित है और परेशान है। तो ये किस तरह के रोग हैं हमारे बागवानों को, आप ये बताएं। देखिए सुरेश जी, आज अगर हम बात करें तो सेब की खेती कई बीमारियों से ग्रसित रहती है। अगर हम 80 और 90 के दशक की बात करें, जब सेब चला तो एप्पल स्कैब एक मुख्य बीमारी बन के उभरी थी, जिस पर कि सभी बागवानों ने काम किया। और आज अगर हम देखें तो प्रदेश में एप्पल स्कैब के इतने इंसिडेंसेस रिपोर्ट नहीं किए जाते, बल्कि कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां लगातार स्कैब आता है। परंतु बदलते मौसम, बदलते परिवेश में कुछ नई बीमारियां उभर के आ गई हैं, जिसमें कि ये अल्टरनेरिया, असमय पतझड़, ये दोनों ही मुख्य बीमारियां हैं जी। ये दोनों फफूंदियां हैं और ये मौसम के प्रभाव में, या जिस तरह से हम कहते हैं आर्द्रता बढ़ी है, बारिशें बढ़ी है, और जो हम कुछ नई वैरायटीज़ भी ला रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि बागवान जो आज हम स्प्रे करते करते हमारे कुछ पैथोजन या कुछ बीमारियां जो दब गई, परंतु कुछ और बदलते परिवेश में उभर चुकी हैं जी। ये दोनों पेड़ पे अगर आप देखें तो फोटोसिंथेसिस कम करती हैं और पेड़ की सेहत को नुकसान देती हैं जी। हाँ डॉक्टर राणा, बहुत सही बात आपने कही। स्कैब एक ऐसा रोग था जिसने जब वो आया तो हमारे जो बागवान हैं उनको हतप्रभ कर दिया। बगीचे खाली हो गए, पत्ती विहीन पेड़ हो गए। और ये ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वैज्ञानिक हैं, भारत सरकार ने उनसे परामर्श लेने के बाद उपरांत जो है इस पर विजय पाई जी। और वैसे ही ये अल्टरनेरिया भी है। ये हमारे जो सेब के बागान है, सेब के पौधे हैं, ये कैसे दिखता है, क्या इसके लक्षण रहते हैं? सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं, अगर अल्टरनेरिया की अगर आपने पहचान करनी है तो अगर आप देखें कि इसके जो धब्बे होते हैं ये अनियमित होते हैं, कई जगह पे गोलाई लिए हुए भी होते हैं या सर्कुलर आप इसको कह सकते हैं जी। लेकिन मुख्य पहचान इसकी ये है कि ये एक वी शेप में आपको एक पान की पीक के जैसे रंग का धब्बा आपको पत्तियों पे अक्सर दिखाई दे जाता है। ठीक है जी। इसकी शुरुआत होती है लगभग सीजन में, जो हमारे मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, लगभग मई एंड या जून मिडल तक, जब बारिशें जहाँ पर ज़्यादा होती है, जैसे इस साल आप पाएँ कि बारिशें थी, धुंध था, तो अल्टरनेरिया के छोटे छोटे धब्बे दिखने शुरू हो गए थे जी। ये जो अल्टरनेरिया के धब्बे हैं, ये सेब के पौधों की सिर्फ पत्तियों पर ही दिखते हैं
या टहनियों पर या अन्य जगहों पर भी, तने पर भी दिखते हैं? अगर रोग आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो ये आपके फ्रूट को सबसे पहले ज़्यादा नुकसान करेंगे। पत्तियों के बाद ये फ्रूट पे भी आता है। ठीक है। जो ये अगर आप फफूंदी देखें तो ये जब सर्दी में रहती है तो मरे हुए पत्तों में रहेगी, या फिर क्या कहते हैं जो हमारी टूटी हुई मरी हुई टहनियाँ हैं, या फिर जो हमारे पेड़ में आप देखेंगे कुछ छोटी छोटी दरारें होती है, या जहाँ से नई टहनियाँ निकलती है, स्पर के बीच की जो दरारें होती है उसमें ये फंगस सरवाइव करती है। ठीक। आपने मृतक पत्ती और टहनियों की बात करी, क्या हम इनमें वो पत्तियां और टहनियां माने जो पौधे से झड़ जाती है, या जो टहनियां हम ट्रेनिंग प्रूनिंग के दौरान काट के बगीचे में छोड़ते हैं, या वही जो पौधे में ही सूख जाती है? ये दोनों प्रकार में हो सकता है। जो पौधे में ही सूख गई उसमें भी सरवाइव करती है फंगस अपने एपोथीशियल फॉर्म में, अल्टरनेरिया अगर हम बात करें जी। और जो पत्तियां हमारी अगर हम देखें नवंबर दिसंबर में हमारी सर्दियों में झड़ जाती हैं, बिल्कुल। हमारे अगर स्प्रे शेड्यूल में आप देखें तो उसमें यूरिया का एक स्प्रे रिकमेंडेड है 5 ग्राम प्रति लीटर का पत्तियां झाड़ने के लिए। वो केवल पेड़ पे ही नहीं करने को कहते हैं, हम कहते हैं कि आप उसको ज़मीन में भी करो। जी। जो भी पत्ती आपकी गिरी है, जो भी छोटी मोटी छिटपुट टहनियाँ गिरी है, यूरिया के स्प्रे से उनकी डीकम्पोजिशन होनी शुरू हो जाती है। वो जल्दी अपना डीकम्पोज होके मिट्टी की तरफ बनना शुरू करते हैं। क्योंकि जो ये अध छड़ी या अध ख़त्म हुई पत्तियां जो रहती हैं और डंडियां जो रहती हैं, यही बीमारी शुरू होने का एक ब्रीडिंग प्लेसेस होती है, जहां से बीमारी हमारी अप्रैल मई या मार्च में जहां जहां जिस तरह से हमारा स्प्रिंग सीजन आता है वहां पर ये आगे फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये जो अल्टरनेरिया है, इसका सेब के पौधों में जीवन चक्र कैसे रहता है? कैसे ये प्रोपेगेट होता है? लक्षण दिखने के बाद कैसे ये आगे बढ़ता है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर हम देखें तो इसके 2 चक्र चलते हैं साल में जी। एक तो पहला जो हम जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो हमारी झड़ी हुई पत्तियां हैं जी। या इन्फेक्टेड हमारी डंडियां हैं, या फिर पेड़ में जहां पर ये सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई है फंगस जी, उससे हमारी मार्च अप्रैल जब हमारी ये सेब चढ़ना शुरू होता है धीरे धीरे, तो उस टाइम पे इसके जो ये बीज होते हैं ये अब अंकुरित होना शुरू होते हैं, आप ये कह सकते हैं जी। और ये उस टाइम पे बड़े ही कम पॉपुलेशन में होता है, परंतु धीरे धीरे अगले 6 से 8 हफ्ते के भीतर मौसम के अनुसार ये अपने नए ब्रीडिंग स्पोर्स बनाता है, या आप कहें अपने नए बीज बनाता है, और जो और पेड़ों पे हवा के द्वारा कीटों के द्वारा फैलाए जाते हैं। ठीक है जी। उसके पश्चात क्या होता है, जब हम जून जुलाई पे आते हैं तब तक हमारी बारिशें आना शुरू हो जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और हम अगर देखें आज का, अगर हम टेम्परेचर देखें तो हमारा टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री के बीच होना शुरू हो जाता है जी। पर्वतीय इलाकों का जहां हमारी फसलें हैं। साथ ही में आर्द्रता अगर हम देखें तो वो 75 से 80% से ऊपर ही रहती है, जिसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। जी। तो ये पेड़ के लिए भी एक अच्छा मौसम है, परंतु ये फंजाई या फिर ये जिस हम रोग की बात करें, अल्टरनेरिया एक फंगस है, अल्टरनेरिया अल्टरनाटा, जी। इसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन मौसम है। जब धुंध आती है तो ये फटाफट बगीचे में फैलता है। जी। और आप इसकी एक खासियत देखिए कि जब हमारे बगीचों में धुंध आएगी, टेम्परेचर 18 से 25 होगा और 80 से 85% अगर आर्द्रता होगी, तो ये 2 से 3 दिन में 3 पेड़ों से शुरू होके पूरे बगीचे को अपनी चपेट में ले लेता है। यानी कि आजकल हम जैसे देखते हैं कि सेब में पत्तियां भरपूर हैं, फल लगे हुए हैं, और बरसातें हो रही है, बारिश हो रही है, नमी भरपूर है, तापमान उचित है, बिल्कुल इस तरह की फंगस को बनने में और उसको गुणन करने जी, में बहुत। और जहाँ कहीं धुंध रहती है उससे फिर सूर्य की जो रोशनी है वो भी पौधों तक पर्याप्त नहीं पड़ पाती है। तो ये जो समय है, ये इस तरह के जो फंगल डिजीज़ या इन्फेक्शंस है उनके लिए बिल्कुल सही है। तो ऐसे में हमारे किसान को जो है इससे बचाने के लिए कितना सतर्क रहना चाहिए? हर किसान को अपने माहौल में या परिवेश में जब वो रहता है, सबसे पहले तो उसे बरसात से लगभग 10 दिन पहले जी। जो प्रिवेंटिव स्प्रेज होती हैं हमारी, जिसे हम कहते हैं, जैसे कि हम मैंकोजेब की स्प्रे लिखी गई है हमारे स्प्रे शेड्यूल में, जी। जीनेब की स्प्रे लिखी गई है, कैप्टान प्लस जीनेब की है। चलो इस पर हम विस्तार से आगे, लेकिन ये जो कौन से ऐसे मौसम है जो इस तरह के जो अल्टरनेट जो ये फंगस है इसको बढ़ाने में ज़्यादा सहायता करते हैं, और कैसे है जो है ये इसके लक्षण हमारे बागवानों को देखकर पहचान कर उससे वैज्ञानिकों से परामर्श लेना चाहिए? बागवानों को जब भी
मई जून में अगर हम देखें, जब पहली बारिशें आती हैं तो अल्टरनेरिया के हमें इनिशियल धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। कुछ गोल गोल होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा होगा कि वी शेप में ये पत्तियों के किनारे पर से आपके पान की पीक के कलर के होंगे। ठीक है जी। एक ये स्पेसिफिक सिम्टम है इसका कि इसका जो धब्बा होगा वो पान के पीक के रंग का ज़रूर होगा। जी। बाद में वो धब्बे इकट्ठे होके पूरी पत्ती पे ब्लाइट करते हैं या वो पूरी पत्ती ब्राउन हो जाती है। तो बागवान जो हमारे हैं वो मई जून के दौरान जब पहली बारिशें आना शुरू होती है या इनिशियल, तो वो अपने बगीचे में देखें कि अगर ऐसे धब्बे उन्हें दिखते हैं तो वो तुरंत स्प्रे लिए जाएं। ठीक है। अदरवाइज़ अगर नहीं भी दिखते हैं, परंतु जब भी आपके टेम्परेचर 18 से 25 के बीच रहना लगातार शुरू होते हैं, आपकी बारिशें 2 से 3 दिन लगातार रहती हैं छोटे छोटे स्पेल में भी, और आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आर्द्रता हम बोलते हैं जब भी 75% से ऊपर जाती है, तो उन्हें प्रिवेंटिव स्प्रेज लेना ज़रूरी होता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप हमारे दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम अब भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रचार प्रसार के माध्यम हैं उनके माध्यम से भी देख सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम यूट्यूब पर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, ट्विटर पर देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे जो कार्यक्रम है वो @DD हिमाचल ऑफिशियल पर आप देख सकते हैं, जो DD हिमाचल 5969 पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पर आप हमें @दूरदर्शन हिमाचल पर DD हिमाचल के कार्यक्रम देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर @DD_हिमाचल पर आप हमारे कार्यक्रम को देख सकते हैं और ट्विटर पर @DD हिमाचल पर जाकर लॉगिन करके आप DD हिमाचल के कार्यक्रम देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम अल्टरनेरिया पर बात कर रहे थे जी। असमय पतझड़, ये भी एक बहुत ही चिंताजनक रोग है जिसने हमारे बागवानों को बहुत नुकसान किया है। ये किस प्रकार का रोग है, कैसे ये पनपता है और किस तरह के इसके शुरुआती लक्षण रहते हैं? असमय पतझड़ सुरेश जी, जैसा कि नाम से ही है कि आपके बेवक्त में पत्ते झड़ दिए जाएंगे जी। और आपके पेड़ पे आपको दिखता है कि पत्ते तो नहीं है, परंतु छोटे छोटे सेब आपके पेड़ों की टहनियों पे टंगे होते हैं। ठीक। इसके नाम से ही पता लगता है कि पेड़ पे केवल सेब दिखेंगे, पत्ते नहीं दिखेंगे। जी। और ये जो रोग है ये अल्टरनेरिया के बाद आना शुरू होता है हमारे बगीचों में। जैसे ही बरसात बढ़ती है, फल हमारा पकने की तरफ जाता है, तो बगीचे में क्या होता है, इथिलीन की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो ये जो असमय पतझड़ है, इसको फफूंदी जो करती है उसका नाम है मार्सोनिना कोरोनेरिया। जी। 90 के मध्य के दशक में इस रोग की पहचान की गई और इसके लिए स्पेसिफिकली अगर हम देखें स्प्रे शेड्यूल में एक स्पेसिफिक सीजन जब हम बरसात में एंटर करते हैं, उसके बाद से जो अगर हमारे फंजीसाइड्स देखें वो सारे के सारे असमय पतझड़ अल्टरनेरिया के लिए प्लान करके लिखे गए हैं। ठीक है जी। अब अगर हम इसके पत्तियों पर लक्षण की बात करें जी, तो हम पत्तियों पे जो इसका लक्षण देखते हैं सुरेश जी, आपकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी, उनका जो निचला हिस्सा है उस पे आप बैंगनी रंग के धब्बे देखेंगे जी। और बाद में ये धब्बे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन पत्ती ऊपर से पीली रहती है और उसमें छोटे छोटे काले काले धब्बे देखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और उसके पश्चात क्लोरोफिल की कमी के कारण बोलें या फंगस जो इसमें इन्वेड कर जाती है पत्तियों में, जी। उसके बाद पत्तियां झड़ जाती हैं, ठीक। जिससे इसका नाम आता है पतझड़। ठीक है, तो इसके नुकसान क्या है? मान लो पत्ती झड़ गई, पेड़ पर फल लगा है, तो क्या फिर भी इसका फल को भी कोई नुकसान है, पौधे को इसका नुकसान है? देखिए, जो पत्तियां हैं वो किसी भी पेड़ में खाना बनाती हैं। ठीक है। और जो अगर हम हमारा जो फ्रूट, हम सेब जहाँ इकोनॉमिक प्रोडक्ट है जो हमारा, अगर हम उसकी बात करें तो फ्रूट एक मेटाबॉलिक सिंक है। जी। जितना खाना पत्तियां बनाएंगी वो फ्रूट में जाके न्यूट्रिशन के रूप में स्टोर होगा। जी। पत्ती नहीं है तो आपके फ्रूट की क्वालिटी नहीं बनेगी, बिल्कुल। क्वांटिटी भी नहीं बनेगी, फ्रूट छोटे रह जाएंगे। अक्सर हम देखते हैं कि पेड़ों पे छोटे छोटे फ्रूट टंगे रह जाते हैं, ना उनका साइज बनता है ना ही क्वालिटी बन पाती है और टेस्ट भी उतना नहीं रहता है। और उससे क्या होता है कि किसान को कीमत नहीं मिल पाती है, जो उसकी मेहनत है वो व्यर्थ जाती है। हाँ डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये कि पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे की खुराक भोजन तैयार करती हैं और उसमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट करती है। बहुत सही कहा आपने। लेकिन ये जो असमय पतझड़ है, इसकी प्रोपेगेशन कैसे होती है, कैसे इसका जीवन चक्र पौधे में बढ़ता है? जी,
अब जिस तरह से ऑल्टरनेरिया गिरी हुई पत्तियों में सर्वाइव करती है, वैसे ही अगर हम मार्सोनीना की फंगस की बात करें जी। तो मार्सोनीना भी हमारे पिछले साल की जो वेस्ट पत्तियां हैं, जो हमारी इन्फेक्टेड बडवुड या फिर हम प्रूनिंग जब हम करते हैं विंटर्स की, जो इन्फेक्टेड बडवुड है उसको हम ढंग से डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उसी में सर्वाइव करती है। ठीक है जी। और जब फरवरी मार्च में शुरुआती बारिशें आती हैं, मौसम अच्छा होने लगता है और हर तरफ से प्रकृति में जीवन का संचार होना शुरू होता है, उसी टाइम पे इनके एसरवुलाई में से मार्सोनीना का प्रथम जीवन चक्र शुरू होता है, जो जाके हल्का हल्का इन्फेक्शन जाके बाकी पेड़ों पर बैठ के करना शुरू करता है। ठीक है जी। कौन सा ऐसा टाइम पीरियड रहता है, कौन सा ऐसा मौसम रहता है, किस तरह का तापमान ऐसा रहता है जो मतलब इस तरह के असमय जो पतझड़ के फंगस को डेवलप होने में मदद करता है? सर, इसमें ये तापमान और आर्द्रता का एक कॉम्बिनेशन चलता है जी। अगर हमारा तापमान नॉर्मली किसी भी फंगस के लिए जो हमारी बीमारियां सेब में लगती हैं, जब भी 18 से 25 तक के बीच में रहेगा जी, और हमारी नई बारिशें आएंगी और ग्रोथ शुरू होगा, तो वो जो एसरवुलाई हैं, ये इसके एक तरह के अंडे होते हैं जिनमें कई बीज होते हैं जी। वो उसी टाइम मॉइस्चर के कंटेक्ट में आने से और पेड़ में जैसे ही सैप चलता है, जैसे ही ग्रोथ आती है, अगर हम बात करें आपकी सिल्वर टिक से लेकर पिंक बर्ड तक की जो स्टेज है, उस टाइम ये सारे फंगस हमारे जीवन का पहला चक्र शुरू कर रहे होते हैं साल का। और उसी समय यदि उपचार किया जाए तो बचाया जा सकता है पौधे को। रोकथाम पर आएंगे। मान लो अल्टरनेरिया हो गया या असमय पतझड़ से सेब के जो पौधा है वो ग्रसित हो गया है, रोकथाम के लिए हमारे बागवानों को क्या करना चाहिए, क्या उपाय आप सुझाव देते हैं? ये जो सारी बीमारियां हैं, ऐसा नहीं है कि ये नई है सर जी। अभी क्या है कि ये बीमारियों हमने एप्पल स्कैब पे ज़्यादा जोर दिया, हमने इन पे ध्यान नहीं दिया। और इस साल का मौसम अगर हम देखें तो ये स्पेसिफिकली इन दोनों के लिए बहुत ही शानदार मौसम चल रहा है, इन दोनों बीमारियों के लिए जी। इसी कड़ी में सेब की अनेक बीमारियों से बचाव के लिए हमारे विश्वविद्यालय ने सेब का स्प्रे शेड्यूल हर साल निकाला जाता है। ठीक है जी। और उसमें इन्हीं बीमारियों के कंट्रोल के लिए अगर हम देखें स्प्रे शेड्यूल को, तो आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोग मई के एंड में आते हैं, वैसे वैसे स्प्रे शेड्यूल में हम कई फंजीसाइड देखते हैं जो इनके कंट्रोल के लिए डाले गए हैं। ठीक है जी। हमारे स्प्रे शेड्यूल में अगर आप देखें, हम पिंक बर्ड स्टेज पे हम डोडीन की जब स्प्रे करते हैं, जो हर बागवान करता है, लगभग हर एक बागवान करता है जी। उसका काम ये है कि चाहे वो एप्पल स्कैब हो, चाहे ऑल्टरनेरिया का पुराना बीज हो, चाहे हमारा असमय पतझड़ के पुराने कीटाणु बचे हो, वो हमारा एक पहला हथियार होता है जब हम पुराने बचे हुए साल के बीजाणुओं को या विषाणुओं को नष्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने विभिन्न स्टेजों पे अलग अलग जगह पे अलग अलग फंजीसाइड्स डाले हुए हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी हैं, और उनकी अलग अलग डोजेज अगर नाम से हम देखें तो अब तो बहुत नए नए आ गए हैं। मुख्य रूप से कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो प्रभावी हैं और हमारे बागवानों के लिए आसानी से उपलब्ध है? सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ कैप्टान है जी। कैप्टान की स्प्रे हमारी सिल्वर टिप पे आती है, पिंक बर्ड पे इसी पे हमारी कड़ी में डोडीन आ जाती है। ठीक है। उसी के साथ साथ हम मैंकोजेब की भी स्प्रे कर सकते हैं 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पे। उसी के पश्चात अब नए कंपाउंड्स आ गए हैं जो कॉम्बिनेशन कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारा अवतार है सर जी। ये है हमारा जिने प्लस हेक्साकोनाजोल। इसी के साथ हमारा चल रहा है टेबुकोनाजोल प्लस पायरोक्लास्ट्रोबिन जो नेटिवो है। ठीक है। उसके पश्चात फिर हमारे आते हैं पायरोक्सीमेट प्लस पायरोक्लास्ट्रोबिन। अब देखिए ये सीक्वेंस है। बिल्कुल। तो ये जो आपने मैंकोजेब बताया, ये किस समय इसका छिड़काव करना चाहिए और कितनी मात्रा में, और किस तरह से हमारे जो बागवान है वो इसका छिड़काव करें? सर मैंकोजेब हमारा पिंक बर्ड पे भी किया जा सकता है। ठीक है। इसकी 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पे आपकी स्प्रे रेकमेंड की गई है विश्वविद्यालय के द्वारा जी। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम कंटैक्ट फंजीसाइड है। तो जो भी आपके पत्ते के सरफेस पे या आपके तने के सरफेस पे बीमारियां पनप रही हैं, ये उनको रोकने में मदद करता है। जी। इसी कड़ी में अगर हम बात करें, इसी के साथ साथ हम अगर उस स्टेज पे बात करें तो हमारी एंट्राकॉल की स्प्रे भी की जा सकती है, वह भी 600 ग्राम पे होती है। इसी के साथ हमारे बागवान डाइफेनकोनाजोल, जिसे काफ़ी बागवान स्कोर के नाम से जानते हैं, उसकी स्प्रे भी की जा सकती है। ये भी इन बीमारियों को कंट्रोल करता है। इसकी स्प्रे ये भी पिंक बर्ड की ही स्टेज पे, एक ही स्टेज पे अलग अलग फंजीसाइड
सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किए गए हैं। फिर आप कह रहे हैं कि ये पिंक बड निकलेगा पौधे में एक समय अंतराल के अनुसार, जी। इतने सारे स्प्रे फिर बागवान क्यों नहीं, करे? तीनों स्प्रे नहीं करने, इनमें से कोई भी एक आप कीजिए, चाहे वो अल्टरनेरिया है, स्कैब है या फिर असमय पतझड़ है। पतझड़ है, इनसे बचाव के लिए अगर बागवान उसको आइडेंटिफाई कर लेता है तो क्या ये मतलब कोई भी एक तीनों में से कोई भी रोग हो, कोई भी तीनों में से एक स्प्रे उस पर अगर छिड़काव आप किया जा पिंक सकता बड है? के दौरान ये करते हैं, इन तीनों में से कोई भी स्प्रे ले सकते हैं आप, जी, उस पर्टिकुलर स्टेज पे कोई भी स्प्रे। अब अगर हमारा विश्वविद्यालय का प्रमाणित स्प्रे शेड्यूल देखें तो हर ग्रोथ स्टेज के अनुसार उन्होंने अलग अलग केमिकल दिए हुए हैं। ये क्यों दिए गए हैं सर? एक तो हर एक जगह पे सभी दवाइयाँ मिलती नहीं है, सही बात है। दूसरी इन दवाइयों का स्प्रे क्रमानुसार करना होता है। ठीक है। अब क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे बागवान जो सबसे ज़्यादा स्प्रे करते हैं जोल ग्रुप का करते हैं। ठीक है। इसमें आपका चाहे स्कोर है डाइफेनकोनाजोल, फिर आपका अवतार में आ जाता है हेक्साकोनाजोल, फिर नेटिवो में आ जाता है टेबुकोनाजोल। ठीक है। लेकिन ये 1, 2, 3 की सीरीज है। ठीक है। आप इसको 3, 2, 1 में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्रम यानी कि अनुसार जो क्रम है उसी अनुसार क्रम में करना है, कीजिए। आप उसको जो है रिवर्स नहीं कर सकते जी। हैं। ये ध्यान देने की बात है। ठीक है डॉक्टर साहब। इसी के साथ कोशिश ये कीजिए कि एक अकेला फंजीसाइड स्प्रे करें। आजकल क्या हो गया, बागवान 2-2, 3-3 फंजीसाइड मिक्स करके स्प्रे करते हैं। बिल्कुल। अब बागवान की सोच होती है कि मैंने 2 या 3 केमिकल मिक्स कर दिए तो इससे मुझे बेहतर कंट्रोल मिलेगा, लेकिन ये केमिकल आपस में भी रिएक्ट करते हैं और सही कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की मारक क्षमता को ही खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। तो डोजेज क्या होनी चाहिए, इस विषय पर बताएं। डोसेज के लिए जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित डोसेज है केवल वही फॉलो करें सर, जी। हर एक केमिकल की। ठीक है। क्योंकि ये वो डोज निकाली जाती है विश्वविद्यालय द्वारा जिस पे कि आपको सबसे ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। ठीक है। इससे ऊपर आप स्प्रे करते हैं, इससे नीचे आप स्प्रे करते हैं, तो जी। आप अपना कंट्रोल कम कर देते हैं सर। ठीक है जी। तो कैसे जो है हमारे बागवान अगर स्प्रे करते हैं, किन किन सावधानियों का उनको ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि विषाक्तता के कारण पौधों के साथ साथ उनके अपने सेहत पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। हाँ, बढ़ती हुई खेती और बढ़ते हुए केमिकल्स आ गए हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। जी। मैं बागवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके अपने आप का बचाव करें। इसके लिए अब किट मिलती है जिसमें कि एक चश्मा होता है, जी। जिसके आगे एक प्लास्टिक का मिरर लगा होता है या वो लगा होता है, आप कह सकते हैं अवरोध लगा होता है, जिससे कि वो जो पेस्टिसाइड है जब वो सांस लेगा उसकी नथुनों में नहीं जाएगा। ठीक है। किसान के जिस तरह से बीमारियों के लिए इस पेस्टिसाइड की एक लीथल डोज 50 होती है, उसी तरह आदमी भी कोई भी दवाई के ज़्यादा संपर्क में आएगा तो वो भी उस पर दुष्प्रभाव डालते ही डालते हैं। जी। कई केमिकल ऐसे हैं, स्पेशली अगर हम देखें जो कीटनाशक आते हैं कीड़े मारने वाले, वो तो बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखा देते हैं। जैसे क्लोरोपायरीफॉस है, आप देखेंगे लोगों को चक्कर आते हैं। वैसे ही अब कई फंजीसाइड ऐसे आ गए हैं कि अगर आप उनके साथ संपर्क में आ जाते हैं या निगल लेते हैं तो वो पॉइजनस होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ग्लव्स हमेशा पहने, अपने नाक और मुंह को कवर करके अपनी स्प्रे करें जी। और जितना हो सके अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स का प्रयोग करें, जिससे केमिकल भी कम लगेगा और पानी भी कम लगेगा। जी। डॉक्टर साहब, कभी कभी हम देखते हैं हमारे जो बागवान विश्वविद्यालय द्वारा जो रेकमेंडेड दवाई है उसका छिड़काव करते हैं और लगातार उसी एक ही दवाई का छिड़काव वो करते हैं। ये कितना सही है? एक ही दवाई का इस्तेमाल या फिर बदल बदल के दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? जी, यही मैं आपको कह रहा था कि एक तो क्रमानुसार करें और कोई भी केमिकल कोशिश करें। देखिए, ये जो स्प्रे शेड्यूल है विश्वविद्यालय ने बनाया, हर स्टेज पे इन्होंने कोई 6 हमने केमिकल अलग अलग इसमें दिए होते हैं। वो इसलिए कि कोई भी बागवान अपने स्प्रे चक्र में कोई भी केमिकल पूरे साल में रिपीट ही ना कर पाए, ठीक है, दोबारा ना कर पाए। इससे क्या होता है, जो फफूंद की रेजिस्टेंस होती है या फिर उस केमिकल के अगेंस्ट जीने की क्षमता होती है वह कम रहती है। अदरवाइज अगर आप एक ही केमिकल करते रहेंगे तो वो जो बीमारी है वो आपकी उस केमिकल के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है और वो दवाई उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती है। जी, डॉक्टर समीर सिंह राणा, आप आज हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और आपने हमारे बागवानों को सेब में लगने वाले रोग और उनके रोकथाम पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था आज का कृषि दर्शन। अनुमति लेते हैं, अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार।